हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का टारगेट किया जा रहा है। एलपी सीबीटी 2 का इसमें 2 पोर्शन आता है। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आता है और दूसरा अगर बात करेगा तो दूसरा जो आता है वो ट्रेड से आता है। दूसरा ट्रेड से आया है। दूसरा ट्रेड में अगर बात करेगा तो इसमें इलेक्ट्रीशियन का चलाया जा रहा है और फीटर का जल्द आपको इसके झा के जो एमसीक्यू निकाला गया है सिलेक्टेड ट्रेड के लिए, इसमें जल्द आपको ऐड डीजल का भी किया जाएगा और इसके झा के जो भी एमसीक्यू आएगा सिलेक्टेड ट्रेड का वो इलेक्ट्रीशियन का भी करवाएंगे, फीटर का भी चलेगा और डीजल का भी चलेगा। अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करेगा तो बेसिक साइंस का भी चल रहा है, जिसमें चौथा लेक्चर चल रहा है इसमें आईटी लिटरेसी कंप्यूटर का। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करेगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी चौथे चैप्टर चल रहा है और इसमें चैप्टर का अगर बात करेगा तो इसमें चल रहा है ज्योमेट्रिक फिगर। जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट के माध्यम से सारा वीडियो जो पीछे पड़ हुआ है, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो सारा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 लेके आए हैं। आपको प्रैक्टिस सेट भी अगर इसके झा का जो देखना है तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, दोस्त बता देते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसमें थोड़ा हम फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमको 50 क्वेश्चन कराना रहेगा और इसी के साथ न्यूमेरिकल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो न्यूमेरिकल भी कराते हम चलेंगे, इसमें फास्ट चलेंगे। ठीक है। इस पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि हम प्लांक नियतांक तथा निर्वात में प्रकाश का वेग c है कि इसकी 2 मूल राशियां ले तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशियां ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय को इन तीनों मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। बोला गया है कि यदि हम प्लांक नियतांक तथा निर्वात में प्रकाश का वेग c की 2 मूल राशियां ले तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी मूल राशि ली जाएगी ताकि लंबाई, द्रव्यमान और समय के इन तीनों के मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाए। तो यहाँ जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा जो तीसरी राशि खोजा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एंगस्ट्रम किसका इकाई है। तो अगर एंगस्ट्रम का बात करेगा तो एंगस्ट्रम है जो तरंगदैर्घ्य का इकाई है और एक एंगस्ट्रम जो पूछता है कि एक एंगस्ट्रम कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है। इस प्रश्न में एक पूछता है फर्मी, एक फर्मी कितने बराबर होता है, तो एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो फर्मी का हो गया 10⁻⁻15 मीटर और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रम का इकाई कौन सा होता है, तो तरंगदैर्घ्य होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बीमीय सूत्र में ml−1 या m पर l या पर t के स्क्वायर किसे प्रदर्शित नहीं करता है। तो ml−1 t−2 किसे प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये अगर बीमा का अगर बात करिएगा तो ये बीमा किसका किसका है, तो बीमा ये प्रतिबल का बीमा भी है, दाब का भी बीमा है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी बीमा है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा है। अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शक्ति का ये बीमा नहीं है, शक्ति का ये बीमा नहीं है। अगर शक्ति का बात करेगा तो आपको पता है कि शक्ति जो होता है वो W/T होता है, कार्य बटा समय होता है और कार्य बटा समय इसका जो बीमा निकालिएगा तो बीमा जो निकलता है वो ml² T−3 निकलता है। तो ये हो गया शक्ति का बीमा, ये हो गया शक्ति का बीमा। अगर कार्य का बीमा पूछेगा तो ml² T−2 होता है, कार्य का बीमा होता है और जब t से डिवाइड करेगा तो t जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया था कि बीमीय सूत्र जो दिया गया है वो किसे प्रदर्शित नहीं करता है, तो शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है, दो वेक्टर जिनका मान अलग या असामान्य होता है, असामान्य होता है, तो दो वेक्टर होता है जिनका मान अगर असामान्य होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनकी परिमाणी शून्य नहीं हो सकती है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा गया है कि दो वेक्टर है जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। तो अगर यांत्रिक लाभ का अगर बात करिएगा तो आपको पता है कि यांत्रिक जो लाभ होता है, अगर हम यांत्रिक लाभ का अगर बात करते हैं तो होता है भार गुने भार भुजा बराबर अयास गुने यास भुजा, यास गुने यास भुजा, यास भुजा होता है। अब ये बताइए कि पूछा गया कौन सा सही है। तो यहाँ से अगर सही का अगर बात करिएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ भार है तो यहाँ भार आवेगा और यहाँ यास है तो यहाँ आयास आवेगा, ये हो गया। दूसरा अगर बात करिएगा तो दूसरा होता है यास भुजा, यास भुजा, यास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा। अब ये बताइए कि भार बटा अयास कहीं दिया गया है तो भार बटा अयास दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो दोनों फार्मूला हम लिखाएं ये यांत्रिक लाभ का फार्मूला है और दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार गुने, अगर हम बात करेंगे यांत्रिक लाभ बराबर, तो यांत्रिक लाभ होता है भार गुने भार भुजा बटा यास गुने यास भुजा। ये बताइए कि यास जब इस तरफ आएगा तो भार बटा अयास एक बनेगा और दूसरा बराबर में बनेगा यास भुजा बटा भार भुजा, और यही हो गया क्या चीज, तो यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ के बराबर हो गया। तो ये फार्मूला में आपको दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक धातु के टुकड़े का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में भार जो है वो 86 ग्राम है, तो द्रव में भार 90 ग्राम है, तो ठोस और द्रव की विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होगा। बोला गया है कि यदि एक धातु के टुकड़े का हवा में भार 100 ग्राम है तो मानते हैं कि W1 का जो है वो कितना है, तो 100 ग्राम है, ठीक है, और पानी में द्रव है 86 ग्राम, तो हम कह सकते हैं कि W2 जो दिया है वो कितना दिया है, तो 86 ग्राम। और ये बताइए द्रव में जो भार है वो W3 कितना दिया है, तो W3 हो गया 90 ग्राम, 90 ग्राम हो गया। अब एक अपेक्षिक घनत्व पढ़े होंगे कि काल्पनिक बटा आभासी होता है, तो वास्तविक बटा काल्पनिक होता है। अगर अपेक्षिक घनत्व का अगर बात करेगा कि अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो अपेक्षिक जो घनत्व होता है वो होता है काल्पनिक अथवा वास्तविक बटा काल्पनिक, वास्तविक बटा काल्पनिक होता है। अभी बताइए वास्तविक बटा काल्पनिक का मतलब ये हुआ कि वास्तविक में भार हवा में कितना दिया है, तो 100 ग्राम दिया है। तो ये बताइए कि वास्तविक हम ले लिए 100 ग्राम, और ये बताइए कि काल्पनिक की दोनों का अगर बात करेगा तो हवा और पानी को जब माइनस करिएगा तो बीच में काल्पनिक निकलेगा। तो ये बताइए 100 माइनस हम 86 करेंगे, 100 माइनस 86 करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो 100 माइनस कितना आएगा, तो 14 आएगा, और इसका भाग दीजिएगा तो 14 सत्ते 98, मतलब 7.1, 14 सत्ते 98 हो गया 2, और 7 दूनी 14 अति एक मरतबे लगेगा, 14 सत्ते 98 2 हो गया, 14 सत्ते 98 2 हो गया, फिर एक मरतबे लगेगा तो 14 हो गया। तो मतलब शुरुआती में हमको ठोस में कितना आ गया, तो 7.14। अब सेकंड में पूछा है कि द्रव में भी आपको बताना है, तो अगर द्रव के केस में लीजिएगा तो द्रव के केस में जो अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो क्या होता है, तो ये बताइए कि W1 हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती में क्या था, तो हम शुरुआती में जो हम कह सकते हैं कि W1 हो गया, तो W1 हो गया, तो W1 तो 100 हो गया, स्पेस ना है देख लीजिएगा देखिएगा। जैसे ये बताइए कि W1, तो W1 कितना है, तो 100 है, तो ये बताइए W1 ले लिए, माइनस W3 कितना है, तो 90 है, तो 90 ले लिए। इसी तरीक़ा से ये बताइए कि W2 कितना है, तो और ना तो W1 लेना है, W1 कितना है, तो 100 है, और ये बताइए कि W2 कितना दिया है, तो W2 जो दिया है वो दिया है 86, कितना हो गया 86। तो ये बताइए ऊपर आया 10 और नीचे कितना आया, तो नीचे आया 14,
नीचे कितना आ गया, तो नीचे 14 आया। जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा, तो ये बताइए 5 दूनी 10 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो 7 49, तो मतलब 0.7 जो दिएगा 0.7, तो कौन दिया है 0.7, एक होगा 7.14 और एक होगा 0.714, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी रफली आपको हम आइडिया बता देते हैं बनाने के लिए, समझिएगा। जैसे ए बताइए कि अगर आपको अपेक्षिक घनत्व अगर पूछेगा कि अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो वास्तविक वजन होता है, वास्तविक द्रव्यमान होता है और बटा काल्पनिक द्रव्यमान होता है। अब काल्पनिक द्रव्यमान कौन सा होता है, वास्तविक में जैसे हवा में द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया, और ये बताइए जब वो वस्तु जल में गया है तो कितना हो गया 86 ग्राम, तो हल्का हो गया। तो ये बताइए कि कितना की कमी आया है, तो कमी आया है हमको देखने को मिला है 14 के, तो यही हो गया काल्पनिक। जब इसके माध्यम से एक निकालेगा तो ये आ जाएगा, फिर दूसरे माध्यम में आपको W1 माइनस W3 और बटा W1 माइनस W2 ये जब लगाइएगा तो यहाँ से एक अपेक्षिक घनत्व आएगा, तो ये अपेक्षिक घनत्व आएगा जो 0.1714 आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा क्या है कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई को तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये बताइए कि तृतीय श्रेणी का बात कर रहा है, और तृतीय श्रेणी में आपको पता है कि अगर हम तृतीय श्रेणी का अगर हम बात करते हैं तो ये है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि अगर एफ एल और ई लीजिएगा तो ई फट बीच में आता है, तो ई फट जब बीच में आएगा तो एफ पिन कहीं भी हो सकता है, एल कहीं भी हो सकता है। अब ये बताइए कि बोला गया है कि बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई, बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई, तो आपको पता है कि यांत्रिक लाभ तृतीय श्रेणी का अगर बात करेगा तो यांत्रिक लाभ जो होता है तृतीय श्रेणी में, यांत्रिक जो लाभ होता है, यांत्रिक जो लाभ होता है वो क्या होता है, एक से छोटा होता है, एक से क्या होता है तो छोटा होता है। अब यांत्रिक लाभ एक से छोटा होने के मतलब आपको पता है कि फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो अयास भुजा बटा भार भुजा होता है, भार भुजा होता है। यास भुजा को हम डिनोट करते हैं किसे, तो एफ ही से डिनोट करते हैं, और भार भुजा को हम किसे डिनोट करते हैं, तो अगर भार भुजा का अगर बात करेगा तो भार भुजा को हम डिनोट करते हैं एफ एल से, एफ एल से। अब ये बताइए कि यहाँ जो हम बनाए हैं फिगर में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये बताइए कि थर्ड श्रेणी में हम बोले कि एक से कम होता है, तो एक से कम का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं एफ ही छोटा होगा। तो ये बताइए कि एफ ही का अगर बात करेगा तो एफ ही यहाँ अगर देखिएगा तो एफ ही, और ये बताइए कि एफ एल का तुलना करेगा तो एफ एल तो बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एफ एल बड़ा होगा, एफ ही छोटा हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होगा, कम होगा। ये बताइए बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होगा, कम होगा। तो ये बताइए कि बल भुजा की लंबाई जो होगा, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से क्या होगा, कम होगा, तो इसीलिए एक से कम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यह एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, तो ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो विरामावस्था आने में समय कितना लगेगा। तो ये बताइए कि ब्रेक लगाने पर हम बताए थे कि ब्रेक लगाने पर भी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो भी बराबर 0 हो गया, तो यू कितना दिया है, तो 11 मीटर पर सेकंड दिया है, और ये बताइए कि एस कितना दिया है, तो 121 मीटर दिया है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं भी स्क्वायर, तीसरा नियम जो होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब ये बताइए भी स्क्वायर कितना दिया है, तो भी तो 0 दिया है, तो भी जब 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, यू कितना दिया है, तो यू हो गया 11, तो 121 हो जाएगा, और प्लस 2 गुने ए हमको निकालना है, और एस कितना दिया है, तो 121 दिया है। यहाँ से अगर बात करेगा तो यहाँ से निकालेगा तो ए जो आएगा वो -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब ये बताइए कि ये यहाँ नेगेटिव आया है। अब आपसे पूछा गया विरामावस्था में आने में लगा समय, तो भी बराबर यू प्लस 80 लगा दीजिएगा, यू प्लस 80। ये बताइए कि भी क्या दिया है, तो भी आपको पता है कि भी दिया है 0 थी, तो 0 हो जाएगा। यू कितना दिया है, तो 11 दिया है, और प्लस ए कितना आया है, तो -1/2 आया है, -1/2। और ये बताइए टाइम पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि 11 जब इस साइड आएगा तो -11 बराबर -1/2 टी। अब ये बताइए कि माइनस से माइनस कटेगा तो टी कितना आ जाएगा, तो 22 सेकंड आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना आएगा, तो 22 सेकंड आएगा। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति करता है वो किसके कारण करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। अभी केंद्रीय बल का बात करेंगे तो एफसी जो होता है वो होता है mv²/r होता है, याद करिएगा। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल हो गया जो बाहर की ओर बल लगता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी वस्तु को नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो प्रारंभिक वेग जब 100 मीटर पर सेकंड है तो कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। बोला गया है कि किसी भी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। ये बताइए, अगर यू प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड दिया है और फिर बोलता है वेग दुगुना हो जाता है, तो इसका मतलब वेग दुगुना तो भी कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइए कि त्वरण कितना दिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो प्रारंभिक वेग इतना है, तो समय पूछा है, तो v बराबर क्या होता है, u + at होता है। तो ये बताइए v कितना दिया है, तो 200 दिया है, u कितना दिया है, 100 दिया है, और प्लस a कितना दिया है, तो 10 दिया है गुने t। 100 जब इन्हें आएगा तो 100 बराबर हो जाएगा 10t, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी एक समान त्वरण से गति करते हुए बिंदु के समय अंतराल में t1 और t2 व t3 पर वेग क्रमशः v1, v2 और v3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोला गया है कि किसी भी एक समान त्वरण से गति करते हुए बिंदु के समय अंतराल में t1, t2 और t3 पर वेग क्रमशः v1, v2 और v3 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो आपको पता है कि इसका अगर निकालिएगा तो v1 - v2 जो होगा वो t1 - t2 के और उसी का बैलेंस हो जाएगा v2 - v3 और t2 -t3। अब ये बताइए कि v1 - v2 का अगर बात करेगा तो v1 - v2 बटा v2 - v3 ये हो गया, और t1 - t2 t2 - t3 हो गया, तो c हो गया जिसका कॉम्बिनेशन मिला रहा है। ये मिला लीजिएगा, इस साइड लीजिएगा और ऊपर वाला नीचे लाइएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है। तो ये बताइए, मुक्त अवस्था से गिरता है कोई भी वस्तु, अगर ऊपर से मुक्त अवस्था से गिराइएगा तो u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये बताइए u जब 0 हो जाता है तो s बराबर जो होता है ut + ½ at² होता है, जो समीकरण दूसरा है। तो s जो होगा, u जब 0 होगा तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं कि at² भी हो सकता है। तो ये बताइए कि s या बराबर कर लीजिए, हाँ, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, t² का हो जाएगा। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, t² का। तो हम कह सकते हैं कि गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। एक रिलेशन याद रखेगा, जो इसका स्पीड एंड वेलोसिटी में जो दूसरा समीकरण में बोलता है कि s जो होता है ये u2 + ½ at² के बराबर होता है। जब ये बताइए कि u जब 0 हो जाता है तो s जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1/2 at² हो जाता है। अब अगर यहाँ s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² के समानुपाती होता है, कब, जब त्वरण समान होता है। तो यहाँ बोला गया है कि मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा, तो हम कह सकते हैं कि गिरने के समय वर्ग के समानुपाती होगा। गिरने के समय जो लगा वो वर्ग के समानुपाती होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो ये बताइए कि जब कोई भी तीर जब छोड़ी जाती है तो mgh जो होता है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, वो किसमें बदल जाती है, तो 1/2 mv² में बदल जाती है। अब ये बताइए, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा और ये जो हो गया, ये हो गया गतिज ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं किसमें बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर में जो प्राप्त ऊर्जा जो होता है उसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है
बोला गया है कि 2.5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड त्वरण एफ है जो 19.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे गिराया जाता है। अभी बताइए कि ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो प्रतिरोध नगण्य मानते हैं, मतलब निर्वात है। तो बल में जो कि गुरुत्व बल का साथ साथ लगता है, तो गुरुत्व बल जो लगेगा वो जी बराबर कितना लगेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर। अभी बताइए द्रव्यमान कितना दिया है, तो एम दिया है 2.5 केजी। तो आपको पता है कि बल हमसे पूछ रहा है तो डब्लू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। तो डब्लू बराबर एम कितना दिया, 2.5 दिया है, और जी कितना है तो 10। तो हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, तो 25 न्यूटन आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा में हम बताए थे कि 1/2 एम वी स्क्वायर लगाइएगा। 1/2 एम, एम कितना दिया था 20 और भी कितना दिया था 5 दिया था, 25 हो जाएगा। तो ये बताइए 10 से 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 250 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, एक सेकंड, इस प्रश्न में बोला गया है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण के बल लगने वाला कार्य क्या होगा, तो ये बताइए गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल लगने वाला जो कार्य होता है वो डब्लू बराबर क्या हो जाता है, तो एम जी हो जाता है। अब ये बताइए एम कितना दिया है, तो 1/10 हो जाएगा 0.1 का। जी कितना लेना है, तो 9.8 लेंगे। और ये बताइए कि ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई हो गया 2 मीटर। तो ये बताइए इसको जब काटिएगा तो ये 10 होगा तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, अगर हम कर सकते हैं तो नीचे भी 10 आ जाएगा जब भी काटेगा, और नीचे काटेगा तो आ जाएगा कितना 196/100। और 196/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1.96 जूल लिखते हैं। अब इसका किताब में गलत आंसर दिया, बी नहीं होगा। बी कब होता है, जब कोई ऊपर वस्तु जाता है, जब गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाता है। ये आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में जब आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 1.96 जूल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको फिर से रफली हम बता देते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना, MGH लगा लीजिएगा। MGH, एम का मान रख लीजिएगा, जी का रख लीजिएगा, एच रखिएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा टाइम का कमी है क्योंकि 50 क्वेश्चन देखना है, तो इसीलिए थोड़ा रफ्तार हम कर रहे हैं। इसमें देखिएगा अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में जो कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। तो एक पंखा है जो गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति इसलिए करता है कि उसमें हमारा जो पसीना होता है वो तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हमारा जो पसीना निकलता है वो क्या होता है, तेजी से वाष्पित हो जाने के कारण हमको आराम फील होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर कुछ देर घंटों के लिए अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस में बहुत तेज़ी से गमन करता है, इसलिए उसका रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर बंद कमरे में पंखा चला दीजिएगा तब पर भी रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आपको बता देते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं इसके झा का, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पूरे एक्सप्लेन चाहिए तो हम रुकमनी पब्लिकेशन का सारा हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड और जो भी ट्रेड बना है फिटर का उसका भी हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो सारा आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ सारा वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ हम एक एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किए हैं, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 से 25 ही लेते हैं, तो इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हम करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितना है, तो 50 क्वेश्चन है, तो फास्ट रिविजन करा रहे हैं इसको हम, और जो भी न्यूमेरिकल उसको बनाते जा रहे हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है,
इस प्रश्न में बोला गया है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ आ सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। अगर त्रिक बिंदु का बात करेगा तो 0.1 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन जो होता है इसको हम त्रिक बिंदु कहते हैं। और त्रिक बिंदु में क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस, अगर बात करिएगा तो ठोस, द्रव और गैस तीनों एक अवस्था में आ जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों एक अवस्था में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो त्रिक बिंदु बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक होता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक अगर बात करेगा तो शीशा इसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगर चालक का अगर बात करेगा कि चालक ऊष्मा का अति ऊष्मा हो या विद्युत का हो, सबसे अच्छा चालक जो होता है वो कौन सा होता है, तो चांदी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है। तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस का कॉम्बिनेशन हम बताए थे कि C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। कॉम्बिनेशन किससे पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। ये बताइए, ये दोनों को मिलाइएगा तो ये बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40/5 अगर करिएगा तो F-32/9 हो जाएगा। ये बताइए 8×45 तो 9×72 जो हो जाएगा प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा, तो F हो जाएगा। तो F निकलेगा तो 2 दूनी 4 हो गया और 7 3 10 हो गया। तो F जो आ जाएगा वो कितना आएगा, तो 104 फ़ारेनहाइट आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है और इसी से इंटरचेंज करके लिंकअप करके आपसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि धारा का जो नियंत्रक करता है वो कौन करता है, तो प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोध परिवर्तन करके किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर का अगर बात करिएगा तो वोल्ट मीटर से मापते हैं विभवांतर। तापमान होता है जो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोध घटेगा तो तापमान भी घटेगा। विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। अमीटर का उपयोग करते हैं और इसकी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए उपस्थिति को बताता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर उपस्थिति को मापता कौन है, अमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम के विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होगा। बोला कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलाम के विद्युत आवेश को स्थानांतरित करने के कितने कार्य होगा। तो आपको पता है कि जो V जो होता है वो W क्या होता है, तो Q होता है। तो W निकालिएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा। तो W कार्य हो गया, V वोल्टेज कितना दिया है, 12 दिया है, आवेश कितना दिया है, 4 दिया है। तो W जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 48 जूल आ जाएगा। 48 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 3 ओम, 6 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/R जो टोटल होगा 1/3 + 1/6 + 1/15। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये बताइए 10 6 5 30 और 15 दूनी 30। तो यहाँ जब करेगा 10 5 15 2 17 हो जाएगा। तो R जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, तो 30/17 आएगा। और इसको जब डिवाइड करेगा तो ये बताइए एक मरतबे जाएगा तो 17 हो गया, 17 तो 13 हो गया और 13 हो गया तो 17 पे 17 17 7 19 से लगेगा। तो मतलब अप्रॉक्स कितना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1.7 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, इसे हम समझा देते हैं। थोड़ा कोशिश करिएगा, 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसमें जो कहा गया है कि दिए गए परिपथ के अनुसार R1 और R2 और R3 प्रतिरोध है। ये बताइए R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है और R3 प्रतिरोध दिया है और धारा कितना दिया है, तो I1 दिया है और ये धारा हो गया I2 हो जाएगा और ये I3 हो गया। तो आपसे रिलेशन जो पूछा जा रहा है वो I3 और I1 का पूछा जा रहा है। आपको पता है कि समांतर क्रम में हम बताए थे कि समांतर क्रम में जब लगाइएगा तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज क्या होता है,
समान होता है। तो ये बताइए वोल्टेज जब समान होगा तो वोल्टेज समान के लिए V बराबर आई आर जब लगाइएगा तो V जब कांस्टेंट हो जाएगा तो I व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा, R का हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखेंगे जब आप पढ़े होंगे, पीटी में भी पढ़े होंगे, या R को व्युत्क्रमानुपाती I का भी हम लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर हम इन दोनों को अगर निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से जो भी धारा प्रवेश करेगा वो दोनों में 50-50 बटेगा। अब जिस रेशियो में प्रतिरोध रहेगा उसी रेशियो में क्या बटेगा, तो धारा बटेगा। अगर मानते हैं कि यहाँ अगर हम 5 एम्पियर न दें, यहाँ 20 एम्पियर भेजेंगे तो प्रतिरोध के अनुसार ये 20 एम्पियर यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है, तो R2 और R3 दिया है। तो R2 रेशियो कितना हो जाएगा, तो R3 हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ जो धारा का क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो व्युत्क्रमानुपाती रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा धारा, तो R3 हो जाएगा। यहाँ R3 रेशियो क्या हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा। अब ये बताइए हम ये क्यों किए, क्योंकि आपको पता है कि जो समांतर में दिया हुआ है इसमें वोल्टेज समान होगा, वोल्टेज समान हो जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध का धारा। ठीक है, तो इसी को हम उल्टा किए तो ये यहाँ से हमको धारा मिल गया। अब ये बताइए कि आपसे पूछा है कि I3 का धारा पूछा है, तो ये बताइए कि I3 का धारा कितना है। तो I3 हो गया, ये I3 का धारा अगर निकालना चाहते हैं तो ये बताइए कि I3 का धारा कौन सा हो जाएगा। तो I3 आपको कहाँ है, ये है, तो I3 में R3 का धारा हो जाएगा। तो R3 का धारा कितना है, तो R2 है। तो ये बताइए कि R2 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, I3 हो गया और I1 का धारा निकालना है। तो ये बताइए कि ये जो I1 का जो धारा निकला होगा ये दोनों में बटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे I1 का, अगर Y1 का जो धारा निकलेगा तो I1 का धारा निकालेंगे तो ये बताइए कि धारा कौन है, R3 और R2 है, ये दोनों धारा है। तो ये बताइए I1 बराबर हम कर सकते हैं R3 प्लस R2। R3 प्लस R2 ये क्या हो गया, धारा। तो आप सिर्फ यहाँ अगर आपसे पूछता कि I1 धारा कितना होगा तो R1 प्लस R3 प्लस R2 होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या चीज़, रेशियो में। तो R2 बटा I1, तो I1 का धारा कितना हो जाएगा, तो R3 हो जाएगा और प्लस R2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि R2 बटा R2 बटा R2 प्लस R3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक बार फिर से रिपीट करिएगा, ये वाला लगाइएगा। आपको पता है कि V कांस्टेंट होगा तो I व्युत्क्रमानुपाती R का होगा। तो जब रेडियस का दिया हुआ है R2 रेशियो R3, तो ये बताइए धारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब धारा उल्टा हो जाएगा तो ये जो I आया है वो तो I1 का है, क्योंकि आगे जाके क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो टोटल नीचे लिखेंगे और R2 का जो यहाँ आया है, R2 का कितना आया है। तो अगर ये बताइए कि R2 किसका धारा है, तो R3 का धारा है। R3 का धारा है, देख रहे हैं कि R2 है जो किसका धारा है, तो R3 का है। तो वही R3 का धारा निकाल लेंगे तो I3 बटा I1 निकालेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा ये प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो अगर डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर होता है। और इसे दिया था कौन, तो फैराडे ने दिए थे। फैराडे साहब ने कहा था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और यह सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अगर एक फ्यूज तार का अगर बात करेगा तो एक फ्यूज का तार का उपयोग हम करते हैं अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। कभी जैसे कि ये बताइए कि यहाँ अगर हम फ्यूज लगाते हैं तो इसमें से अगर तेजी से धारा अगर ज़्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज में याद रखेगा इसमें उच्च अगर प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, तो याद रखेगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है किसका, फ्यूज का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ये बताइए बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए लंबा और पतला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध मिलना चाहिए,
और उच्च गलनांक मिलना चाहिए, उच्च गलनांक मिलना चाहिए। तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक मिलने के लिए ही इसको क्या बनाया जाता है, तो अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि R जो होता है वो रो L/A होता है। अभी बताइए, इसको अगर हम पतला करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल पतला होगा, तो क्या होगा, क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एक तो होगा कि प्रतिरोध बढ़ गया। अब ये बताइए कि अगर लंबाई को अगर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई को भी इसीलिए बढ़ाया जाता है कि प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोध के लिए। अगला, एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए। इसको सुधार लीजिएगा, इसमें दिया गया है सी, उच्च प्रतिरोधकता अलग हो जाता है, प्रकाश का पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करना है। ये बताइए R जो टोटल यहाँ निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 4 ओम निकलेगा। और ये बताइए V बराबर आपको पता है कि IR होता है, तो I जो होता है वो कितना होता है, V/R हो जाएगा। अब ये बताइए V भी 4 दिया हुआ है और ये भी 4 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सौर पैनल में ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो आपको पता है कि सौर पैनल में जो हम लगाते हैं उसको हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। बोला है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने का अनुमति देता है, तो देता है मॉडेम, जो बाहर से लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि कंप्यूटर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होता है। तो देखिए, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए प्रोग्राम और डेटा जो उपलब्ध होता है वो कहाँ होता है, तो स्टोरेज में होता है। स्टोरेज होता है तो उसी को हम कहते हैं भंडारण, स्टोरेज में जाके जमा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। ये बताइए, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्वेरिटी को मूल रूप से किस डिजाइन किया गया था। बोला है कि क्वेरिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था। इसको डिजाइन किया गया था टाइपिंग और सक्षम बनाने के लिए। तो अगर हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि क्वेरिटी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था, तो टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, एक आपको सेट स्क्वायर दे दिया गया है और बोला गया है कि 30 डिग्री और 90 डिग्री है, तो ये जो कोण कितना होगा, तो ये बताइए कि कोण अगर 30 हो गया 90 हो गया तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि 60 डिग्री इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्केल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें स्केल जो दिया गया फुल स्केल भी होता है, निम्न स्केल भी होता है और उच्च स्केल भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि तीनों प्रकार के स्केल दिया गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर, कौन सा, तो टी स्क्वायर एक स्टॉक स्लाइड का करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एबोनी बोलते हैं। अगर मानते हैं कि ये हो गया ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड देखिएगा तो एबोनी लगाया जाता है। क्या लगाया था, एबोनी, और इसी पर टी स्क्वायर को सेट किया जाता है, इसी पर टी स्क्वायर को सेट किया जाता है। वही बोला कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर सेट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एबोनी बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि 3 कोण के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्र को क्या कहते हैं। तो 3 कोण के समद्विभाजकों को, जैसे 3 कोण बनाइएगा तो 3 कोण के समद्विभाजकों को हम अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र जो अंदर बनता है, और ये बताइए कि 3 कोण के समद्विभाजकों से बने केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये बताइए, ये हो गया अंतः केंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बोलेगा कि अंतः कोणों का योग निकालने के लिए तो n-2 गुने 180 डिग्री होता है। ये हो गया अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए n-2 गुने 180 डिग्री। लेकिन यहाँ एक और पूछेगा कि प्रत्येक अंतः कोणों का योग अगर पूछेगा तो n इंटू यहाँ होता है n-2 गुने 180/n होता है। ये प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकालना है। ये अंतः कोणों का योग हो गया और ये हो गया विकर्णों की संख्या। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया कि हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है। तो अगर हैचिंग रेखाएं का अगर बात करेगा तो हैचिंग रेखाएं जो होता है वो 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल के आपस में जिस रेखा पर काटता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल जो जिस रेखा पर काटता है उसे हम संदर्भ रेखा कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक रेखा शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसका अग्र अवलोकन क्या होगा। अगर शीर्ष अवलोकन एक बिंदु है तो अगर हम मानते हैं कि इस हिसाब से अगर लेंगे कि ए हो गया VP और ए हो गया HP। अब ये बताइए कि शीर्ष अवलोकन मतलब टॉप व्यू पर एक बिंदु है। तो टॉप व्यू पर अगर एक बिंदु अगर बनाएंगे तो एक रेखा अगर हम खींचेंगे तो एक रेखा को टॉप व्यू से देखने पर यहाँ क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रंट व्यू के समांतर हो जाएगा, अति वर्टिकल प्लेन के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये XY रेफरेंस हो गया तो XY के लंबवत होगा और VP के समांतर होगा। तो ये बताइए VP के जिसका समांतर होता है तो फ्रंट व्यू से देखने पर वास्तविक लंबाई बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि XY के अभिलंब और वास्तविक लंबाई बनावेगा। क्योंकि आपको पता है कि जिसका समांतर रहता है, जैसे VP के समांतर है तो FV से देखने पर क्या बनेगा, तो ये वास्तविक लंबाई बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि वोल्ट मीटर को किस में सूचित किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को V से जो दिया गया है इसे सूचित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर को ऑप्शन नंबर डी में सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि नापे गए माप मेजर वैल्यू और सही माप ट्रू वैल्यू के अंतर को क्या कहा जाता है। तो मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू को, सही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं उसके अंतर को, मेजर और ट्रू को। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया कि किसी भी मापन उपयंत्र के यथार्थ मतलब होता है एक्यूरेसी और त्रुटि मतलब क्या हो गया, तो एरर हो गया। तो ये बताइए एक्यूरेसी और त्रुटि में क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताइए कि अगर एरर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी घटेगा, अगर एरर घटेगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ है जो त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ में हम बताए थे कि यांत्रिक जो लाभ होता है वो होता है भार गुने भार भुजा, भार गुने भार भुजा बराबर यास गुने यास भुजा, यास गुने अयास भुजा। अब ये बताइए भार बटा यास हम लिख सकते हैं कि भार बटा अयास, और ये बताइए यहाँ हो जाएगा अयास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा। तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखेगा कि भार बटा यास और यास भुजा बटा भार भुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यास भुजा बटा भार भुजा, जो दिया गया है यास भुजा बटा भार भुजा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किस पेंच की चूड़ियाँ जितने करीब होंगे उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो पेंच की चूड़ियाँ जितना करीब होता है उसका यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पेंच की चूड़ियाँ जितना करीब होता है उसकी अगर करीब होगा उसका यांत्रिक लाभ उतना ही अधिक होता है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य होता है। तो ऊर्जा संकट से तात्पर्य होता है जो दिया गया है, मतलब कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले को ही हम कहते हैं ऊर्जा संकट आने वाला है। तो यही है कि कोयला जो पारंपरिक दिया गया है ये क्या है, समाप्त होने वाला है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा संकट बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा आदमी, तो खाद्य श्रृंखला को निर्माण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त जो जिस भी कैंडिडेट को अगर पूरी क्वेश्चन के एक्सप्लेन अगर चाहते हैं कि ना एक्सप्लेन के साथ हमको चाहिए, तो रुकमनी पब्लिकेशन का हम एनालिसिस करवाए हैं और उसमें हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन किए हैं। तो उस सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख के आप बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं। जो हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं और ये है जो प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको पता है कि 50 क्वेश्चन है, तो सारा एक ही अथी में देखना पड़ता है। तो इसमें हम 40 से 45 क्वेश्चन में करने का प्रयास करते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।